प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदुर्मी स्पर्श हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम पढ़ेंगे उपवाक्य किसे कहते हैं। यह वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और अक्सर परीक्षा में इसे अवश्य पूछा जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपवाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा में हमने सुना था कि दो या दो से अधिक उपवाक्य जिस वाक्य में आते हैं और उनमें एक प्रधान और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये उपवाक्य होता क्या है? एक सरल वाक्य को ही हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। अब इस उपवाक्य में एक वाक्य क्या है? प्रधान, और दूसरा क्या है? आश्रित। इससे पहले हम इनके भेद बताते हैं। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य में हमें सबसे पहले प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान समझनी होगी, क्योंकि जब आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की पहचान होगी तभी हम उनको संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य का नाम दे पाएंगे। पहला प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया का कार्य करती है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ जितने हमारे समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, लगभग जैसे कि, जो, जिसे, जिसने, जब, जहां, जो, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि, इनसे ही होता है। यानी आश्रित उपवाक्य इन्हीं शब्दों के बाद में प्रारंभ होता है। तीसरा, आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। ये कहीं हमें तय नहीं करना है कि प्रारंभ में आया है वही प्रधान वाक्य है और अंत में आया वो हमारा आश्रित उपवाक्य है। चौथी बात देखिए, आश्रित उपवाक्य की क्रिया रूपांतरित हो जाएगी, जबकि जो हमारा प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, जब हम किसी मिश्रित वाक्य को एक सरल वाक्य में रूपांतरित करेंगे, उसको बदलेंगे, तो जो क्रिया हमारे वाक्य में बनी रहेगी वो हमारा प्रधान वाक्य होगा और जो क्रिया अपना रूप बदल लेगी वो हमारा क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दो उदाहरण लिखे हैं यहाँ। दो उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आश्रित उपवाक्य किस प्रकार वाक्य के अंदर छांट करके अलग करें। पहला वाक्य देखिए, रोगी समय पर दवाई लेता तो जल्दी स्वस्थ हो जाता। इस वाक्य में अब हमें प्रधान वाक्य छांटना है। तो पहला तो यह था कि जो प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया अंत में बनी रहेगी। तो यहां पर हम एक दूसरा और अर्थ समझें, रोगी समय पर दवाई लेता तो। अब हमारे जो जहन में बात आती है, जो हम गलत अर्थ लेते हैं, वो ये है कि स्वस्थ होना दवाई लेने पर निर्भर है, इसलिए प्रधान वाक्य क्या हो गया? दवाई लेना। जबकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य दवाई लेने का क्या है? स्वस्थ होना। मेरी बात समझ में आई आपको कि स्वस्थ होने के लिए हम दवाई ले रहे हैं, न कि दवाई लेकर के हम स्वस्थ होंगे। यदि हम बिना दवाई लिए स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर हमें दवाई की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रधान वाक्य होगा वो क्या होगा? स्वस्थ होना। तो जल्दी स्वस्थ होता, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य हो जाएगा और इसकी जो क्रिया है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, जिसने घायल को अस्पताल पहुंचाया वह लड़का हमारे घर के पास रहता है। अब इसमें यहां से हमारा एक उपवाक्य ये है और दूसरा वह लड़का हमारे घर के पास रहता है। ये जो वाक्य है, जिसने घायल को अस्पताल पहुंचाया, मैंने अभी बताया था कि आश्रित उपवाक्य
वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में आ सकते हैं। उसका कोई स्थायी स्थान वाक्य के अंदर नहीं होता है। जैसे जिसने घायल को पहुंचाया, अब यहां से ये वाक्य हमारा क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। वह लड़का हमारे घर के पास रहता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब हम इसको बदलते हैं, वह लड़का जिसने घायल को अस्पताल पहुंचाया हमारे घर के पास रहता है। तो यहां पर जिसने घायल को पहुंचाया, अब क्या आ गया, वाक्य के बीच में आ गया। अब हम इसको बिल्कुल बदल लेते हैं, वह लड़का हमारे घर के पास रहता है जिसने घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस प्रकार ये आश्रित वाक्य वाक्य के अंत में आया है। तो हमें ये तय करना है, उसमें जो मुख्य बात है वो हमें पहचाननी है, तब हम उपवाक्य को आसानी से समझ पाएंगे। उपवाक्य का पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो या प्रयोग किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यहां पर हमें प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की जो पहचान है वो स्पष्ट करनी है। तो संज्ञा उपवाक्य जो है आश्रित उपवाक्य है, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि जितने भी संज्ञा उपवाक्य हैं वो की से ही प्रारंभ होते हैं, यानी की के बाद आने वाला जो वाक्य है वो आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे मोहन ने कहा कि हम झगड़ा नहीं चाहते। तो यहां पर मोहन ने कहा, ये हमारा क्या है, प्रधान वाक्य है, और की के बाद आया हम झगड़ा नहीं चाहते, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अब यहां दूसरी बात समझिए, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ। यहां पर ये जो प्रधान उपवाक्य है, यहां झगड़ा नहीं चाहते, ये हमारा इस प्रधान वाक्य के कर्म के रूप में यहां इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए हम झगड़ा नहीं चाहते, ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं जानता हूं कि वह नहीं आएगा। यहां पर मैं जानता हूं, ये आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य है। वह नहीं आएगा, ये आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। दूसरी बात जो हमने बताई थी ट्रिक, की के बाद, तो की के बाद वह नहीं आएगा, तो बिना किसी हिचक और बिना किसी झिझक के की के बाद आने वाला जो वाक्य है वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अब हमने इसको बदल दिया है, इसी वाक्य को मैंने बदल के लिखा, वह नहीं आएगा मैं जानता हूं। आप ये देखिए, यहां पर इन दोनों वाक्यों के बीच में की नहीं है, यानी जब हम प्रधान उपवाक्य को और संज्ञा उपवाक्य के स्थान में बदली कर लेंगे तो उन दोनों वाक्यों के बीच में की नहीं आएगा, और ऐसे लिखा जाएगा, वह नहीं आएगा मैं जानता हूं। यहां यह बात भी आपको समझनी है कि प्रारंभ में आने वाला वाक्य ही प्रधान वाक्य नहीं होता। हमें वाक्य का जो मर्म है, वाक्य का जो मूलाधार है वो समझना है। तो यहां पर हमारा वह नहीं आएगा, यह आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, और मैं जानता हूं यह आपका प्रधान वाक्य रहेगा। दूसरा भेद है विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण उपवाक्य कहेंगे। प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम। विशेषण उपवाक्यों का आरंभ सर्वनाम शब्द जो और जो से बनने वाले जो रूप हैं, कौन कौन से, जैसे जिसने, जिसे, जिन्हें, जिससे, जिनको एवं जिनके आदि से जो वाक्य प्रारंभ होगा वो आपका क्या होगा, विशेषण उपवाक्य होगा। यानी जो कहकर के हम क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे, यह वही मकान है जिसमें आग लगी थी। अब मकान, यह वही मकान है, मकान क्या है हमारे, संज्ञा। अब मकान कौन सा,
जिसमें आग लगी थी। तो इसकी विशेषता यहां से शुरू हुई, तो ये जो वाक्य है जिसमें आग लगी थी, ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और यह वही मकान है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफल होता है। अब इसमें देखिए, जो मेहनत करता है, हमने जानबूझ करके ये वाक्य समझाने के लिए पहले लिखा है, ताकि समझ में आ जाए कि विशेषण उपवाक्य हमेशा बाद में नहीं आता। ये हमने मिश्र वाक्य में समझाया था कि उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में आ सकता है। वह अवश्य सफल होता है, वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वाला वाक्य, जो मेहनत करता है। तो हमारा यहाँ पे जो मेहनत करता है ये हमारा विशेषण उपवाक्य है, और वह अवश्य सफल होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा, यह वही लड़का है जिसने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था। हम यहां पर इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं, और लड़के की विशेषता क्या है कि जिसने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था। तो हमारा जिसने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया था ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और यह वही लड़का है ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ध्यान यहां रखना है कि जिन वाक्यों का प्रारंभ जो जिसने, जिसे, जिन्हें, जिससे, जिनको, जिनके आदि से होता है वो आपके विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसा कि यहाँ इसके नाम से स्पष्ट होता है, क्रिया विशेषण। ये तो हमें समझना ही है कि इस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं और उन शब्दों से जो वाक्य शुरू होगा वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। परिभाषा देखिए, जो उपवाक्य है प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं लेकिन ये सारे नहीं। जैसे जिन वाक्यों का आरंभ ज्यों ही, जब, जहां, जितना, एवं, यदि आदि शब्दों से होता है लगभग, वो आपके क्या होंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। पहला उदाहरण देखिए, ज्यों ही मैं घर से निकला वर्षा शुरू हो गई। यहां पर आपका ज्यों ही मैं घर से निकला, ये जो है आपका वर्षा शुरू हुई इसकी विशेषता को बताता है। और ज्यों ही आपका काल का द्योतक है, तो क्रिया विशेषण का एक भेद भी है कालवाचक। तो यहां से ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है। दूसरे वाक्य में जहां बस रुकती है, ये हमारे जो चलना क्रिया है चले जाओ उसकी विशेषता बताता है जहां बस रुकती है। और जहां स्थान का द्योतक भी है, तो क्रिया विशेषण का एक भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। तो यहां से तुम वहां चले जाओ ये तो हमारा हो गया प्रधान उपवाक्य, और जहां बस रुकती है ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहां पर प्रधान वाक्य हमारा क्या है, फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। हमें यहां पर यह समझना जरूरी है कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक, नंबर 2 कालवाचक, नंबर 3 स्थानवाचक, नंबर 4 परिमाणवाचक, और 5वां होता है कारण हेतु। यानी इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और जिन वाक्यों के अंदर इन शब्दों की आवृत्ति होगी, ज्यों ही, जहां, यदि, या, इन चारों भेदों को बताने वाले जो शब्द होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम वाक्य का जो शेष भाग है वो लेकर के आएंगे। अभी तक हमने वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व,
रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उपवाक्य तक का अध्ययन कर लिया है। इन पाठों में, इन भागों में आपको कोई समस्या है, कोई ऐसा प्रश्न है जो समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अपने कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि आपको ये पाठ पढ़ने में कितने समझ में आए।